हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन समझाया है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करी है। और एंड में बताया भी था कि अब हम पढ़ेंगे 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारे पास में देखो, इससे पहले भी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि अब ये दो अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखो ये जो दो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी सी आप ये कह सकते हो कि कंपैरेटिव जो है, ये कोई इनकी फंडामेंटल या वैसी मतलब बेसिक वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये थोड़ी सी एक अलग तरीके की प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह भी काफी अच्छे खासे बनते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि पहली जो प्रॉपर्टी अपने पास आती है वो आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वैसा ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। अगर हम बात करें कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो चार्ज है ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही जो चार्ज है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक बॉडी है तो ऐसे नहीं कि ये बॉडी अनचार्ज थी और मैंने पता नहीं ऐसा कुछ कर दिया और इसमें कोई चार्ज यहाँ पे आ गया ऐसे करके, ऐसा नहीं होता। मतलब इसका ऐसे करने का मतलब तो क्या हो कि मैं चार्ज को क्रिएट कर रहा हूँ, तो ऐसा क्रिएट नहीं किया जा सकता। या कुछ ऐसा कर दिया कि इस पर चार्ज है, मैंने ऐसा भुसम ऐसे कर दिया और पूरा चार्ज यहाँ पे जो है वो गायब हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि इसीलिए बोला गया कि चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही चार्ज को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, चार्ज सिर्फ क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है कि एक बॉडी है उसके पास में, ऑब्वियसली बात है कोई भी चीज़ है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बनी है, तो इस बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए तो इस पे पॉजिटिव आ गया, दूसरे पे नेगेटिव आ गया, तो देख रहे हो ट्रांसफर हो सकता है बस चार्ज का, ये इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल सकता है बस। लेकिन अगर तुम सोचो कि हम तो इलेक्ट्रॉन को क्रिएट ही कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो तो भगवान ही कर सकते हैं, मतलब वो हमारे बस की बात नहीं है। तो यानी कि कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज है, चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इसको बोलने का एक और तरीका भी है कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो अपने पास कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जैसे मतलब समझो कि ये जो बॉडी है, अगर मान लो इस बॉडी, या मान लेते हैं एक बॉडी ये है और एक दूसरी बॉडी जैसे अपने पास में मान लेते हैं एक बॉडी ये है और एक बॉडी मान लेते ये है। अब मान लो इन दोनों बॉडीज को मिला के एक सिस्टम बनता है, मान लो। अब क्या हुआ कि ये बॉडी इसको अगर इलेक्ट्रॉन दे रही है या ये बॉडी इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, भले ये दोनों आपस में जो भी इलेक्ट्रॉन का गेम खेले, लेकिन इन दोनों का जो नेट, इनको एक सिस्टम मान लो, इन दोनों के ऊपर जो नेट जो चार्ज होगा वो तो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन का इधर उधर गेम खेल रहे हैं, लेकिन कहीं से अलग सा तो नहीं आ गया ना यहाँ पे। तो यानी कि इसीलिए कहते हैं कि जो टोटल चार्ज है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब वैल्यू उसकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ना वो बढ़ सकती है ना वो घट सकती है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जो किसी भी बाहर की चीज़ों का इन्फ्लुएंस ना हो जिस चीज़ के ऊपर, वो आइसोलेटेड है। फिर आते हैं, तो ये आ गया, अगली चीज पे आते हैं कि सेकंड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को देखो, पहले तो इसकी वो पढ़ लेते हैं। चार्ज कैन एज्यूम ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज, चार्ज की जो है ना कुछ सर्टेन जो वैल्यूज है वही यहाँ पे अपने पास में पॉसिबल है। यानी कि ऐसा समझो, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल तुमको जो है, मान लो तुम्हें शाम की चाय के साथ में बिस्किट खाने हैं, ठीक है। अब मान लो चाय के साथ में तुम 4 बिस्किट खाते हो, पर जब दुकान में तुम गए तो तुम तो क्या करोगे, तुम्हें लेकिन 4 बिस्किट तो नहीं देगा कोई भी जो शॉपकीपर होगा, वो क्या बोलेगा सीधे सीधे कि भैया पूरा एक पैकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। यानी कि वहां पर देखो क्या हो रहा है, भले तुम्हें 4 बिस्किट खाने, लेकिन लेना तुम्हें क्या पड़ेगा, एक पैकेट। और मान लो 10 बिस्किट का एक पैकेट आता है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेने 10 ही पड़ेंगे। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि बिस्किट्स अगर मैं खरीदना चाहूं तो कितने बिस्किट्स लेना पॉसिबल है, या तो मैं लूं ही नहीं 0, या फिर 10 बिस्किट। फिर अगला नंबर 10 के बाद क्या आएगा, सीधे 20 आएगा। क्यों, क्योंकि या तो फिर मैं 2 पैकेट लूंगा, 3 लूंगा तो 30, 4 लूंगा तो 40। तो देख रहे हो 10 वैल्यू पॉसिबल है, फिर सीधे 20 पॉसिबल है। क्या 10 और 20 के बीच के अगर मुझे बिस्किट कुछ खरीदने तो कभी खरीद सकता हूं, नहीं खरीद सकता, क्योंकि पूरा पैकेट ही खरीदना पड़ेगा। तो यानी कि जो भी चीज ऐसे पैकेट्स की फॉर्म में आती है उसको हम क्या कहते हैं कि वो चीज क्या है, क्वांटाइज्ड है, यानी कि अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। वो चीज एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है, तुम्हारी मर्जी से नहीं कि तुमको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, नहीं, उसका एक अमाउंट है, वो उसी हिसाब से मिलेगी, उसी के मल्टीपल्स की फॉर्म में मिलती है।
सेम ऐसा ही चार्ज के साथ भी होता है। अगर तुम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हो, तुम क्या करोगे, एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर यहाँ पे अपने पास में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम जो चार्ज है वो आ गया। तो देखो, या तो वो दे ही ना इलेक्ट्रॉन, तो जीरो चार्ज दोनों पे कुछ नहीं होगा, या अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, मान लो ये एक बॉडी है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वाली बॉडी के ऊपर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम का। फिर अगर मान लो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन दिए मान लो, तब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम चार्ज, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका डबल आएगा चार्ज। यानी कि अगर मैं बोलूं इसके बाद अगला कौन सा चार्ज पॉसिबल है, तो अगला चार्ज है यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो ये वो अगला चार्ज है जो कि पॉसिबल है। अगर मैं बोलूं कि क्या ये 1.6 और ये 3.2 के बीच का कोई चार्ज मैं किसी बॉडी को दे सकता हूं, नहीं दे सकता, क्योंकि तुम किसी बॉडी को या तो एक इलेक्ट्रॉन दोगे या दो इलेक्ट्रॉन दोगे, यही तो पॉसिबल है ना। मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते कि तुमने 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसी तो कोई चीज ही नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि यानी कि जो चार्ज है वो भी कैसा है, क्वांटाइज्ड है, यानी कि अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। तो यही चीज यहाँ पे अपने पास में आती है। तो वही है क्वांटाइजेशन, तो वही है, अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हम बात करें तो वो क्या होता है, अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, यानी कि चार्ज की जो है कुछ सर्टेन फिक्स वैल्यूज ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि तुमने किसी बॉडी को बोला, मैं तो कुछ भी रैंडम नंबर बोला और बोला कि बॉडी पे इतना चार्ज है, नहीं पॉसिबल होता। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही सिर्फ चार्ज आता है, तो चार्ज हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल्स की फॉर्म में ही होता है। तो क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, 1.6 के बाद अगली वैल्यू है सीधे 3.2 पॉसिबल है। फिर अगर कोई बोले कि अगली क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो अगेन तीन, मान लो किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तब क्या हो जाएगा, फिर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो देख रहे हो 3.2 के बाद में अगला चार्ज कौन सा पॉसिबल है, सीधे 4.8। अगर कोई बोले अच्छा 3.2 और 4.8 के बीच का 3.5 नहीं हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा भैया। कोई बोले 3.9 नहीं हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। 4.1 नहीं हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। ठीक है, इनके बीच की वैल्यूज जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? और क्यों नहीं है वो मैंने बता ही दिया, क्योंकि क्या तुम आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। पूरा ही दोगे तो एक पूरा दोगे तो पूरा ही चार्ज जाएगा ना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम का। तो यही चीज़ है। ठीक है, तो नीचे वही बता रखा है कि जो भी स्मॉलेस्ट जो चार्ज है जो कि ट्रांसफर हो सकता है वो इतना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एक और चीज़ है, ये जो चार्ज जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आता है, इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये होता है फंडामेंटल चार्ज। अब फंडामेंटल समझ ही गए होंगे कि मतलब ये बिल्कुल बेसिक एक चार्ज है। मतलब अगर तुमको मिनिमम किसी बॉडी को एक अगर इलेक्ट्रॉन भी दोगे तो इतना चार्ज तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब इसीलिए इसे कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। मतलब ये बेसिक फाउंडेशन है चार्ज की, इसी के मल्टीपल में चलता है क्योंकि पूरा गेम। फिर आता है कि चार्ज जो है वो उसी के वही जो भी बताया, चार्ज जो है वो उसी चीज़ के मल्टीपल्स की फॉर्म में रहता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा, एक फॉर्मूला अपने पास आ गया, Q इज इक्वल टू NE वाला जो फॉर्मूला है। Q क्या होता है, टोटल चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर, है ना। एक इलेक्ट्रॉन दिया, दो दिया, तीन दिया, कितने दिए, तो वो टोटल कितना चार्ज आया वो तो होता है Q। बताया भी था कल कि इससे पहली वाली वीडियो में कि चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q स्मॉल q, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कर सकते हो। फिर आता है प्लस माइनस क्यों आया। अब भाई किसी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी पे नेगेटिव भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर, कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर। तो ये तो उस बात पे डिपेंड करता है। फिर आता है n क्या है, n एक इंटीजर है। n एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तुमने कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है ना, किसी ने गेन किया, लूज किए, पर कितने किए। तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कह लो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कह लो, दोनों जो भी हो सकता, दोनों हो सकता है मतलब। फिर क्या है, क्या है, E है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो वही तो एक तरीके से फॉर्मूला बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होगा वो उसमें मल्टीप्लाई कर दो n की, टोटल एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना वो यहाँ पे लिख रखा है अपने पास ऐसे। तो ऐसे में आ तो जाएगा टोटल चार्ज। भाई कोई एक चीज़ का जो प्राइस कह लो या कोई एक चीज़ का अगर तुम्हें कॉस्ट पता है और मैं बोलूँ कि मैंने वो चीज़ें 4 ली, तो तुमको निकाल लोगे ना, अच्छा एक का कॉस्ट इतना और तुमने 4 ली तो 4 इंटू एक की कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर दो। सेम ऐसा ही, तो वही चीज़ यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैन अ बॉडी ऑफ 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। ये कहने कि क्या एक बॉडी को हम इतना चार्ज दे सकते हैं क्या, 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 कूलम।
अब देखो इसको चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला लगाया जो कि है Q इज इक्वल टू NE का। फिर Q के जगह पे जो टोटल चार्ज हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमने यहाँ पे रख दिया 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 कूलम। उसके बाद N, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे इतना चार्ज किसी बॉडी को करने के लिए, हमें वो नहीं पता भाई, क्योंकि वो क्या ही आइडिया होगा। फिर लेकिन अगला, इसलिए N की जगह N रख दिया। E, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो हमने यहाँ पे जो है इधर पे रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब अगेन N की वैल्यू निकाली तो N की वैल्यू देखो 50 आई। N का क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कह रहा है 50, तो मतलब ये कह रहा है कि अगर तुम 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो इतना चार्ज आ सकता है। 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 50 एक होल नंबर है। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें हो सकती है ना, ऐसे करते करते 50 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। पर अगर यहाँ पे वैल्यू आती फ्रैक्शन में या पॉइंट में, है ना, कि 50.2 इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है कि 50.2 इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है कोई चीज़, 50 होता है या 51 होता है सीधे उसके बाद अगला वाला। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, फिर अगर फ्रैक्शन में आता तो हम बोलते नहीं भाई, जितना चार्ज तुम बोल रहे हो उतना चार्ज प्रैक्टिकली किसी बॉडी को करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आया नहीं ऐसा आंसर, इसीलिए हमने नीचे क्या बोला कि यस, ये जो चार्ज है ये देना किसी भी बॉडी को पॉसिबल है, बिल्कुल दे सकते हैं इस चार्ज को, इसलिए बोला। बाकी अब इसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी के दो एग्जाम्पल है, जितना अभी तक हमने पढ़ लिया उसके ऊपर एग्जाम्पल 1.1, 1.2, ये एग्जाम्पल्स को एनसीईआरटी के करना, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको साथ साथ करते रहो। टॉपिक पढ़ते हो, एग्जाम्पल आता है, मैं साथ साथ बताता रहूँगा कि इस टॉपिक के बाद तुम्हें कौन सा एग्जाम्पल करना है, तो वो साथ साथ करते रहो। अब आता है नेक्स्ट जो अपने पास में कि भाई इसके बाद वही चार्ज से रिलेटेड थोड़े से आगे के टॉपिक है कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स, क्योंकि देखो अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये बेसिक एज अ बेसिक्स ये यूज़ होते हैं। कहीं पे कुछ बात पूछ लेंगे कंडक्टर के बारे में, कहीं पे कुछ इंसुलेटर का टॉपिक होगा, तो पता तो होना चाहिए ना कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो इसीलिए सबसे पहले कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो वैसे तो क्लास 10th में तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बड़ी बेसिक सी चीज़ है, और मैंने बताया भी था कि शुरू में तो ऐसी बेसिक ही चलने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें कि कंडक्टर वो होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। फिर दूसरा जो डिफरेंस है कि कंडक्टर क्यों पास होने दे रहा है भाई इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्या चक्कर है भाई इंसुलेटर नहीं पास होने दे रहा, कंडक्टर होने दे रहा है? क्योंकि जो कंडक्टर है उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर ये कह लो फ्री चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ही तो है, तो वही कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कंडक्टर के पास पढ़ा भी होगा ना कि क्लास 10 में कि वाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे करके, तो ये उसका रीजन है। फिर अगला आता है कि इंसुलेटर के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि कंडक्टर जिन एटम से बने होते हैं, उन एटम्स के आउटरमोस्ट शेल में जो वैलेंस शेल होता है, उनमें जो कंडक्टर में उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बड़े लूजली वीकली हेल्ड होते हैं। बड़े वीकली हेल्ड का मतलब बड़ा आसानी से किसी को इधर उधर दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या होता है, वो जो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनमें उन्होंने उनको टाइटली बाइंड करके रखा होता है। अगर उनको टाइटली बाइंड करके रखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई फिर तो इधर से उधर जा ही नहीं सकता वो इलेक्ट्रॉन, उसको टाइट से पकड़ के रखा है, इसलिए कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जो है ट्रांसफर करते। फिर अगला आता है कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। ऑब्वियसली बात है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि करंट को फ्लो होने से रोके। तो यानी कि कंडक्टर के अंदर जो चीज है, जो कि अब ये तुम्हें अभी आगे जाके जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तब ज्यादा बढ़िया समझ आएगा कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता क्या है। मतलब अभी तक तो तुमने बस पढ़ा है ना रेजिस्टेंस क्या होता है, विच अपोजेस करंट, बस ऐसे करके। तो वही है कि अब एक्चुअल में क्या होता है वो तो चैप्टर नंबर 3 में पता लग जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कि जो कंडक्टर होते हैं उनमें जो चार्ज को फ्लो होने से जो चीज रोकती है ना, वो बहुत कम होती है, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। लेकिन इंसुलेटर्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो मतलब ये है कि चार्ज को रोकने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा, वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ पे, इसीलिए उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो ये तो था कंडक्टर और इंसुलेटर। अब आते हैं एक और टॉपिक जो कि अर्थिंग या कह लो या फिर ग्राउंडिंग कह लो। अब जैसे अभी अगर मान लो कभी तुम लोगों ने अगर घर वगैरह बनते हुए देखा होगा, तो देखा होगा कि अर्थिंग की जाती है घर के अंदर। तो वही हमें समझना है कि होती क्या चीज़ है, अर्थिंग होती क्या है। तो देखो होता क्या है कि अर्थिंग जो है उसमें बेसिकली ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो कि हमारे घर में कोई एक डिवाइस है मान लो, और उस डिवाइस में कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई हमारे घर में जितने भी डिवाइस हैं उनमें क्या होता है, 3 वायर्स आ रही होती हैं। पहली होती है लाइव, दूसरी होती है न्यूट्रल, और तीसरी होती है अर्थ वायर। लाइव वायर का काम है, यहाँ पे भी लिखते रहते हैं, लाइव वायर का काम है कि लाइव वायर में जो होगा 220 वोल्ट 220 वोल्ट, लाइव वायर में तो 220 वोल्ट का करंट आ रहा होगा, सॉरी वोल्टेज आ रही होगी। और जो न्यूट्रल होता है उसमें आता है 0 वोल्ट,
ऐसा। अब होता क्या है कि लाइव और न्यूट्रल जो है उनका तो काम क्या है, एक तरीके से समझो कि डिवाइस को चलाने का काम है उनका, ठीक है। लेकिन जो तीसरी जो वायर है जो कि अर्थ वायर है, अर्थ वायर का काम इसको चलाने का नहीं है, अर्थ वायर का काम है सेफ्टी का। किसकी सेफ्टी? हमारी सेफ्टी भी और जो हमारा अप्लायंस है उसकी सेफ्टी भी, मतलब हमें भी झटका ना लगे और भाई अप्लायंस भी ख़राब ना हो, क्योंकि भाई आजकल इतने महंगे महंगे अप्लायंसेज आ रहे हैं, कितने हमारा टीवी 50-60 हज़ार के आ रहे हैं, एसी आ रहा है इतना महंगा महंगा, तो वो सब चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए ना भाई, इतना एक ही बार में फटका लग जाएगा वरना इतना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग में ये होता है कि जो भी अपने पास में वो बॉडी है उसकी, या ऐसा समझते हैं, जैसे मान लो थोड़ा सा और डिटेल इसमें जाएं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो, इमेजिन करो कि ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक आयरन है। अब इसमें क्या हो रही है, 3 वायर आ रही हैं, तो एक वायर आ गई ऐसे, दूसरी वायर ये रही और तीसरी वायर भी ये रही, ऐसे करके। भाई एक पहले ऊपर वाली जो सबसे पहली वायर है मान लेते हैं वो लाइव वायर है, अगली वाली है न्यूट्रल और तीसरी वायर जो है वो अपने पास में हो गई अर्थ वायर। अब लाइव जो है वो तो क्या रहेगा, इस डिवाइस को, और न्यूट्रल जो है वो तो दोनों की दोनों इस डिवाइस को चलाएंगी। फिर अब बात करते हैं अर्थ वायर की। अर्थ वायर जो अपने पास में रहेगी वो क्या रहती है, वो इसकी बॉडी से टच रहेगी, उसका काम चलाने का नहीं है। उसका काम ये है कि कभी भी अगर गलती से कभी जो लाइव वायर है, अगर लाइव वायर गलती से उस अप्लायंस की बॉडी से अगर टच हो जाए और उसकी बॉडी में अगर करंट दौड़ने लगे, जबकि करंट उस अप्लायंस के अंदर जो मटेरियल लगा होगा उसमें दौड़ना चाहिए था, लेकिन अब बॉडी में करंट अगर दौड़ने लगे तो अर्थ वायर क्या करेगी, वो सारा का सारा करंट अर्थ वायर के थ्रू सीधे हमारे घर के नीचे, हमने एक गड्ढा किया होता है वहाँ पे वायर डाल रखी होती है, तो पूरी घर में वायरिंग हो रखी होती है उसकी, तो वहाँ से सीधा सीधा क्या होगा, वो डायरेक्टली अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से होता है, यानी कि इसको अर्थिंग कहते हैं। तो बेसिकली लाइव वायर जो करंट लेके आ रही है और जो अप्लायंस की पूरी जो बॉडी में जो करंट है, मतलब वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है यहाँ पे अपने पास में, वो पूरा अर्थ वायर से वापस चला जा रहा है, मतलब जिसकी वजह से जब मैं उसे टच करूंगा तो वो मेरे को झटका लग सकता था, उससे मेरे को करंट लग सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगेगा, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब वही सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या है। तो इट इज़ अ process in which the instantaneous discharge of electrical energy takes place by transferring charge directly to the earth through low resistance wire। तो लो रेजिस्टेंस जो वायर होती है, एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस वाली, ऑब्वियसली बात है वहाँ रेजिस्टेंस नहीं चाहिए ना हमें, वहाँ तो हम चाहते हैं कि कम रेजिस्टेंस और जल्दी जल्दी वो एक्स्ट्रा जो करंट आ चुका है वो अर्थ के अंदर चले जाए ताकि हमें झटका ना लगे, तो इसलिए बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है इस वायर का। बाकी फिर वही बता रखा है कि एक्चुअली जो अर्थिंग होती है वो सेफ्टी के लिए प्रोवाइड होती है, सारा मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि किस किस तरीके से होता है। बाकी हमारे घरों में कौन कौन सी लाइव, न्यूट्रल और ये सब अर्थ वायर होती है बता ही दिया है। और क्यों यूज़ क्या है, हमको शॉक से बचाने के लिए, शॉक मतलब हो नहीं झटके से बचाने के लिए, और हमको हमारे जो अप्लायंस है उसको भी डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 बेसिकली, जिसके अंदर अगेन अभी भी थोड़ा बेसिक ही चल रहा है। अब स्टार्ट होगा इसके बाद अगला जो लेक्चर नंबर जो 3 होगा, वहाँ से हम कुलम्स लॉ वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे। फिर जो चीज़ें हैं, मतलब जो 12th वाली जो एक्चुअल चीज़ है तब वो आने लगेंगी। अब अगर किसी को भी इस टॉपिक जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में तुम यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर इन केस स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि नोट्स हो गए, वर्कशीट हो गए, तो यहाँ स्क्रीन पे कहीं पे हमारा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो हम वहाँ पे तुमको स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मजे करते रहो। चलो 1 मिनट, लेट्स गो।